मुझे एक सवाल पूछा है। थी कहा एक आदमी है जो एक लोड रखे हुए 20 केजी का सर पे और ये स्टेप्स चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, कितने स्टेप्स चढ़े आयुष? 20. एक स्टेप का हाइट क्या है? 0.25 0.25 मीटर. तो टोटल हाइट कितना गया है ये मास को लेकर के? 5 मीटर. 5 मीटर। है. आयुष बता, इतना पता था ना? यस सर, किया था. अब ये मैन कितना फोर्स ऊपर लगा रहा होगा? स्लोली जा रहा है ना? तो एन ऊपर कितना लगा रहा है? 20 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, जिधर फोर्स उधर अपवर्ड. डिस्प्लेसमेंट। सो 20 G मतलब 200 न्यूटन, F इंटू एस कितना? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 जूल। वेयर इज द प्रॉब्लम? सर मैंने ऊपर का डिस्प्लेसमेंट नहीं कंसीडर किया, इसलिए वो कौन सा समस्या है. डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है? विच डिस्प्लेसमेंट यू हैव कंसीडर्ड? मतलब सर एक्चुअली जो आया था ना सर, उसका जो फोर्स लग रहा था 20 केजी उस ब्लॉक का, और मैन का भी जो 50 केजी था, तो वो मैंने दोनों ऐड कर दिया और फिर वो मैंने वैसा कर दिया था. ठीक है, तो क्या आंसर आया तुम्हारा? सर उसमें कुछ तो भी अलग आ रहा था पॉइंट में. पॉइंट में? नहीं सर, पॉइंट में नहीं, एक्चुअली मैंने रफ में सॉल्व किया था, लेकिन अभी समझा. चलो बच्चों, अब अगर सवाल ऐसे रहता, ये सवाल ये था, फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन द ब्लॉक। अगर होता फाइंड टोटल वर्क डन बाय मैन, बच्चों मैन भी तो ऊपर जा रहा है, तो मैन का मास अगर 50 केजी है, तो टोटल मैन ने जो काम किया है वो कैन यू कैलकुलेट बच्चों? टोटल वर्क डन बाय द मैन जो हो जाएगा 70G इंटू 5 हो जाएगा। सर मैंने यही सवाल में कर देख, दिया. चलो, और किसी को कोई डाउट? सर मैंने आपको भेजा। हाँ, क्या भेजा था? एक बार टाइप करके फिर से भेजो। भेजो फिर से, या क्या था बोल दो। चलो बच्चों, एक और सवाल लेते हैं। ये कौन से चैप्टर का सवाल है वो? फ्रिक्शन।
तो ये डेटा दिया हुआ, ये लिख लिया। देखते हैं क्या पूछा। ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg, ये सब दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। अनदर ब्लॉक 10 kg इज प्लेस्ड ओवर इट, ठीक है। 80 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे। तो बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। ये ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है एक्चुअली। सर फोर्स कितना लगा है? ऑफ एक्सेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक है ना। तो बच्चों मुझे एक्सेशन निकालना है अल्टीमेटली, ठीक है। बहुत सारे इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। बच्चों ये दो ब्लॉक का है। सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग और नॉट, है ना। तो ऐसे सवाल को कैसे करते थे? सर पहले अज्यूम करते थे कि क्या करते थे? रिलेटिव स्लिपिंग नहीं। सिस्टम ले लिया, मान लिया कि एक कॉमन एक्सेशन से मूव कर रहा है ना। लेट मूविंग अगर साथ साथ मूव कर रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन? कॉमन एक्सेलेरेशन। हिमांशु चल के व्हाट विल बी कॉमन एक्सेलेरेशन? 80/25। 80/25, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा ये? 3.2 मीटर पर सेकंड। यस 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों? हमें चेक करना है कि कॉमन एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाउ टू चेक? ठीक है, तो अब हम ये 15 kg ब्लॉक को कंसीडर करते हैं बच्चों। 15 kg। अच्छा, इस पे लिमिटेशन किसका होगा बच्चों? लिमिटेशन किस पे होगा? 15 kg पे या 10 kg पे? सर 15 kg पे। 15 kg पे होगा। सो मान लेते हैं ये साथ साथ मूव कर रहा है। तो अगर 15 kg की बात करें तो 15 kg पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा बच्चों। अगर किसी को नहीं बिलीव हो रहा है तो ऐसे सोचो कि लेट्स कि हम 15 kg को ना रेस्ट में रख लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। तो बताओ ये 10 kg किधर जाएगा? आगे जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स 10 kg पे पीछे और 15 kg पे आगे लगेगा। 15 kg पे कौन कौन सा फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन और कौन सा फोर्स है? टेंशन। टेंशन और यहाँ का भी टेंशन। लेकिन यहाँ और यहाँ का टेंशन बच्चों ये तो जीरो कर देगा, तो बचा सिर्फ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है वो कितना चाहिए? फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है 15 into common accession 3.2. Is it clear? How much is required? 51 Newton क्या? 48 48 48 न्यूटन रिक्वायर्ड है। और मुझे बताएगा मल्हार पटवर्धन। मल्हार भाई, व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? जीरो 0.6 इंटू कितना? 15G या 10G या 25G? इस बैच से तो मैं इतना उम्मीद कर ही सकता हूं कि सारे बच्चे बताएं कि 10G। हर्षिता, इज इट क्लियर? Yes, sir.
हर्षिता बताओ, ये दोनों साथ साथ मूव करेगा या स्लिप होगा? सर हर्षिता, साथ साथ मूव करेंगे। पक्का? मुझे लगा स्लिप हो गया। कंफर्म बताओ, कंफर्म कॉन्फिडेंस के साथ। देखो हिल गया कॉन्फिडेंस। इसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं इतना मन से। यार हमें चाहिए 48, मैक्सिमम 60 तक लग सकता है, तो 48 लग जाएगा, क्यों स्लिप होगा? इट विल मूव टुगेदर। कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है हर्षिता। सो इट विल मूव टुगेदर। व्हाट विल बी द आंसर? ओम भाई क्लियर हुआ क्या? यस सर। सो तुम्हारा क्या था आंसर? ए नहीं दिया है क्या आंसर? यस सर, ए ही दिया है। तो तुझे क्या गलत आया था बता, देखते हैं। तुम्हारा भी सॉल्यूशन तूने भी कुछ भेजा है। तूने 60 न्यूटन लगा दिया है ना? तूने पिटाएगा, तू आना, एक बार डंडा रखता हूं मैं। क्यों लगा दिया 60 न्यूटन? Why friction force? It's 60 न्यूटन। और तुम लोगों ने डांट पड़नी चाहिए। फ्रिक्शन में तो एक ही चीज बताया यार, फ्रिक्शन स्टैटिक जब लगता है बच्चों बड़ा डेंजरस होता है। कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। सो ओम भाई अभी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट? यस सर। ठीक है। आशीष मोरे, बहुत क्लास मिस Yes, करते sir. हो। क्लासेस क्यों मिस कर रहे हो तुम? सर उस दिन वो मार्कशीट लेने जाना था, फिर कॉलेज एडमिशन था इसलिए। चलो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया था, आई होप तुमने देख लिया होगा। यस सर, देख लिया। तन्मय कापड़नेस, यस सर। अभी ध्यान से पढ़ना है ना, सवाल मैं पूछूंगा तुमसे भी। पवन भटकर, रिस्पॉन्स करते रहना क्लास में। अनुष्का बोली कि सर Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल? अब किसको सिस्टम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली होगा अनुष्का। अनुष्का का सवाल है टेंशन जो है एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? एक स्ट्रिंग ये है बच्चों, एक स्ट्रिंग ये है। ये अगर मान लो फोर्स लगाए F, अगर हम इसको सिस्टम ले रहे हैं, इसको सिस्टम ले रहे हैं, तो ये टेंशन एक्सटर्नल हो गया और ये टेंशन इंटरनल हो गया। इसको सिस्टम ले रहे हैं तो ये टेंशन एक्सटर्नल हो गया। सिस्टम का मतलब चलो एक और कुछ इधर रहेगा तो बच्चों आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक वर्क एनर्जी थ्योरम को ही एक डिफरेंट फॉर्म में देखें। लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और कहा था Yes, sir. एचसी वर्मा से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए। कितने बच्चों ने रियली पढ़ा है एचसी वर्मा का 2 पेज कम से कम पोटेंशियल एनर्जी? 3 4 बच्चों ने पढ़ा है। अभिषेक गुप्ता, आर्य जोशी, तनिषा, कौशल। यस गुड। बच्चों का टीचर ने कहा तो पढ़ लो, उसी समय पढ़ लो। मान लो मेरी बात यार। चलो 8 9 बच्चों ने पढ़ा है। कहीं पे कोई दिक्कत हो कि नहीं समझ में आया तो बता दो। अच्छा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक स्प्रिंग है, ये तुम्हारा सपोज नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर है तो नेचुरल लेंथ में, और यहाँ से सपोज एक्स इलोंगेशन है। So some potential energy is stored in the spring and that is half k x square. बच्चों यहाँ तक क्लियर? Yes, sir.
और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हम्म, सर आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो ठीक है, बता दे, बहुत बढ़िया, याद दिला दे। क्या था होमवर्क, थोड़ा सा याद दिलाओ। शायद ऐसा कुछ था ना, स्प्रिंग था 2, यस सर। एक में ही था, अलग इस ऐसा था। यस सर। ठीक है, बता दो M1 M2 क्या था। दोनों एम ही थे सर। दोनों M था, ठीक है। और ये K था, दोनों ही अलग अलग था। एक के था और नीचे वाला 2K था। 2K था, बहुत बढ़िया। शायद मैंने पूछा होगा कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है U1 और इसमें एनर्जी स्टोर्ड है U2, जो भी है, जैसे भी कहा होगा। सो U1 अपॉन U2 पूछा होगा। यस सर। मान लो इसमें इलोंगेशन इस स्प्रिंग में x1 है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 है, ठीक है। तो x1 बाई x2 भी पूछ सकते हैं। सो बच्चों, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बताओ कि x1 क्या होगा, इसका कि x1, तो अगर सर ये ना इस पूरे को वेट को बैलेंस कराइए, टोटल सिस्टम, तो 2m इंटू जी होगा। और अगर मैं यहां से पूछूं इसका कितना होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, इलोंगेशन x2, और ये किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, mg को। इज इट क्लियर? यस सर। सो अगर डिवाइड कर दूं बच्चों, तो x1 अपॉन x2 दैट इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? ये 2 भी इधर चला जाएगा। x1 अपॉन x2 इज 4। मैंने पूछा इसमें एनर्जी स्टोर हाफ के x1 स्क्वायर, इसमें एनर्जी स्टोर दूसरा में हाफ, एक में स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K इंटू x2 का स्क्वायर। मैंने पूछा बच्चों U1 अपॉन U2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। So this is equal to x1 by x2 है बच्चों 4, 1 by 2 into 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। देखना बच्चों, कंफर्म करो मैंने कैलकुलेशन सही किया क्या। ओम देव रे सही किया? अनुष्का बताइए सर सही है। यस सर। अंशु राठी सीरियल नंबर से ज्वाइन करो। यस सर। सर हम्म, सर वो 2mg क्यों लिया सर हमने कि x1 को, सिर्फ mg चाहिए था ना उधर भी। के x1 को mg लिखना चाहिए था। हाँ यार, ये तो लगता है गलती कर दिया। कोई बताएगा गलती क्या है, सही किया? अर्चित वागड़, कैन यू टेल मी? आयुष सही बोल रहा है या मैंने सही किया? अर्चित, चलो कौन कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करेगा? अथर्व दुबे, सर आप रिपीट कर सकते हो क्या? चलो हिमांशु ने कहा कि वो एक्सप्लेन कर देगा। बताओ यार, मैं फंस गया, बताओ कैसे क्या करना है। सर सही किया है, क्योंकि वो पहली स्प्रिंग के नीचे 2m वेट लगा हुआ है इसलिए। गुड यार, न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया इतना तो अभी तक समझ में आना चाहिए। यहाँ का टेंशन निकालना है, किसका एबिलिटी लूं? सिस्टम का। तो इतना सारे तो कर चुके हैं। न्यूटन्स लॉ में कितने छोटे छोटे सवाल किए थे। अभी ये दिक्कत आ रहा है तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, आगे मुश्किल हो जाएगा, है ना। मैं डांट नहीं रहा हूँ। यस अब एक ही डाउट बार बार नहीं आना चाहिए, ऐसी चीजें। न्यूटन्स लॉ में ऐसे सवाल यस बहुत, सर। बट यस डाउट आए क्लियर कर दो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाओ कि नहीं यार, ये गलतियां तो अब से नहीं करेंगे ऐसे। यस सर, सॉरी सर।
और अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी अभी न्यूटन्स लॉ मैंने स्टार्ट किया है अर्ली जे बैच में. इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज यू कैन ज्वाइन दैट अर्ली J2 बैच. न्यूटन्स लॉ जस्ट स्टार्ट किया, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं उसमें. जिन बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है यू कैन अटेंड द लेक्चर. चलो बच्चों, तो ये हमने कर लिया. आगे बढ़ते हैं. देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम. बच्चों जब हम सिस्टम लेंगे तो दो टाइप के फोर्सेज होंगे. दो टाइप का फोर्स होगा बच्चों. एक फोर्स होगा इंटरनल और एक टाइप का फोर्स होगा एक्सटर्नल. तो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या बच्चों? व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी एक ब्लॉक का नहीं, पूरे सिस्टम का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज. और ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सारे फोर्सेज में कौन सा फोर्स लेना है. सिर्फ एक्सटर्नल सारे फोर्सेज लेना है या इंटरनल का भी वर्क डन लेना पड़ेगा, या इंटरनल का वर्क डन लेने की जरूरत नहीं है. क्या कंसेप्ट है ना? जब हम बच्चों न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे तो सिस्टम का एबिलिटी ड्रॉ किया था, तो इंटरनल फोर्सेज लिया था क्या? नो सर. नहीं लिया था. क्यों नहीं लिया था? क्योंकि एक बॉडी जितना दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा भी पहले पे उतना अपोजिट डायरेक्शन लगाया, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो. तो हमने कहा था जब व्हेन यू ड्रॉ एफबीडी ऑफ सिस्टम डू नॉट ड्रॉ इंटरनल फोर्स. सो व्हाट गेस कैन यू डू हियर? क्या हमें सिस्टम का जब हम लिख रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन बाय सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे या वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज भी लेना पड़ेगा? ठीक है. तो बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं, एक सवाल लेता हूं. सर आपने वो वर्क एक्सटर्नल प्लस क्या लिखा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल. यार आवाज कट के जा रही है क्या बच्चों? पहले एकदम पूरा सुन लो, मतलब क्या कहना. मैंने क्लियरली पूछा कि ऑल फोर्सेज में कौन कौन सा वर्क डन होगा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल. क्या वर्क डन बाय इंटरनल लिखने की जरूरत है क्या? मैंने गेस करने के लिए बोला, किसी ने नहीं किया. एनीवे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों. मैंने दो चार्ज पार्टिकल लिया. अब इतना तो पता है कि तुम्हें ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? प्लस और माइनस से तो क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट. कुछ देर बाद तुम क्या देखोगे कि ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक भी थोड़ा आगे आ गया, इसके पास कुछ स्पीड है v1, इसके पास भी कुछ स्पीड है v2. मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का जीरो था और कुछ देर बाद दोनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया. सिस्टम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना? अब मैं इस सिस्टम ले लिया हूं, तो बताओ इस सिस्टम पे
एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, mg है, n है, बट ये वर्क नहीं कर रहा होगा। तो बच्चों इस सिस्टम पे फोर्स कौन सा लग रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिर्फ इंटरनल लग रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, डेल्टा टी चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन भी काउंट करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट? इसको काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को? इंटरनल फोर्सेज कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं इस पे फोर्स जो लग रहा है बच्चों, इसका फोर्स वो इधर और इस पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर। सो ये इंटरनल फोर्स कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव? ये भी पॉजिटिव काम कर। पॉजिटिव। इस पे देखो, इस पे फोर्स इधर है बच्चों, और ये भी इधर ही जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, यहाँ भी क्या वर्क कर रहा है? पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब इंटरनल फोर्सेज नेट वर्क डन कितना कर रहा है? पॉजिटिव, है ना? मतलब सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेज ने नेट वर्क डन किया। हालांकि मैं पूछूं सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, तो यू विल से दैट नेट फोर्स 0 है, बिकॉज इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, बट नेट वर्क डन 0 नहीं है। नेट वर्क डन 0 नहीं है। तो काइंडली कंक्लूड बच्चों कि जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ले रहे हैं, तो वी मस्ट कंसीडर वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अनलाइक एफबीडी वाला कंसेप्ट, अनलाइक वहां पे नहीं लेते थे, है ना? तो मैं लिख लेता हूं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स सिस्टम पे बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, जैसा भी हमने केस लिया, ठीक है? अगर मैं बात करूं, सपोज ये चार्ज पार्टिकल था और ये भी चार्ज पार्टिकल, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको इधर थ्रो कर दिया, इसको ऑलरेडी थ्रो कर दिया इधर। अब बताओ, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और ये जा रहा है इधर, तो ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो अभी क्या वर्क डन हो रहा है? इंटरनल फोर्स का निगेटिव। इस पे भी फोर्स इधर बट जा रहा है इधर, निगेटिव कर रहा है। तो सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? और समझना बच्चों, अगर ये दो ब्लॉक सिस्टम ले लिया बच्चों, ये टेंशन का फोर्स है, टेंशन T। अब बताओ ये इंटरनल फोर्स है ना? अब मैं बात करूं कि ये बताना है कि ये पॉइंट पे टेंशन इधर लग रहा है और इस पॉइंट पे टेंशन इधर लग रहा है। अगर टेंशन का वर्क डन पूछे तो ये M1 आगे जा रहा है, तो ये T M1 पे कैसा वर्क कर रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यही T M2 पे कैसा वर्क कर रहा है? आगे जा रहा है, नेगेटिव। टेंशन इधर लग रहा है, नेगेटिव। निगेटिव वर्क कर रहा है। क्या ये जितना पॉजिटिव कर रहा है उतना ही यहाँ पे निगेटिव कर रहा है क्या? यस सर। यस सर। व्हाई? टेंशन तो सेम है ही बच्चों मैग्नीट्यूड में, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, जितना आगे ये गया उतना ही आगे गया, स्ट्रिंग का लेंथ उतना फिक्स्ड है, कंस्ट्रेंट रिलेशन से। तो ये टेंशन का वर्क डन इस सिस्टम पे क्या हो गया? 0 हो गया। 0। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एक सिस्टम पे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है। क्या बात दिमाग में गई? यस, इंटरनल फोर्स। यस सर। अगर कोई स्टेटमेंट रहेगा ऐसे, इंटरनल फोर्स कैन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यस इट कैन। यस सर। यहाँ पे internal forces can decrease kinetic energy of a system,
जब निगेटिव वर्क करेगा, यस इट कैन डिक्रीज। इंटरनल फोर्सेज मे नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मे नॉट चेंज, है ना। अब एक स्टेटमेंट पूछता हूं बच्चों, कितने लोगों को समझ में आता है। बच्चों दो ब्लॉक सिस्टम लिया और एक के ऊपर एक रखा हुआ है, फ्रिक्शन हमने पढ़ चुके हैं। एक फोर्स इतना लगा रहा है कि ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है साथ साथ मूव कर रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। ये बताओ फ्रिक्शन कैसा है आयुष? 0 होगा। फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। ये फ्रिक्शंस की बात कर रहा हूं बिटवीन ए एंड बी, है ना, बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे ले लेता हूँ म्यू 0 का, इसके बीच में फ्रिक्शन है। और तूने कहा कि यह स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों। मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? Work done by friction on block B, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? निर्मिति देवरे क्या होगा? स्वानंद पाटिल, 5-6 बच्चों का मैसेज आ गया है। हिमांशु अगेन एक बार सोच लो। अर्चित बागर, ओम देवरे, ईशा चौहान, चौहान है चौहान। ईशा क्या प्रोनाउंसिएशन है? चौहान सर। एक चौहान होता है, एक चौहान। सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये जो अभी क्या पृथ्वीराज नाम था, जो सीएम थे ना कुछ दिन पहले कांग्रेस के सरकार में, वही वाला ना चौहान? हाँ सर। चलो बच्चों, तन्मय थोड़ा सा सस्पिशियस है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा बता यार, बी ब्लॉक को आगे जाएगा तो कौन ले जाएगा आगे? फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। सो फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे आगे लग रहा है, ब्लॉक भी आगे जा रहा है बच्चों, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब इस बार एकदम सही सही जवाब देना बच्चों। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, एकदम सही जवाब आना चाहिए। अभिषेक गुप्ता ने सबसे पहले मैसेज कर दिया। बच्चों ये निगेटिव होगा। अगर मैं कहूं कि बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन ने 10 जूल वर्क किया है, प्लस 10 जूल वर्क किया है, तो कैन यू टेल मी कि फ्रिक्शन ए ब्लॉक पे कितना वर्क किया होगा? -10 जूल या -8 जूल या -12 जूल? -10 जूल। -10 जूल ही वर्क किया होगा। ऐसा क्यों बताए? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है।
मतलब ये पॉइंट दोनों का इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ जहां फ्रिक्शन लग रहा है। इस पे फ्रिक्शन ने उतना ही पॉजिटिव किया और उस पे फ्रिक्शन ने उतना ही निगेटिव किया। दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है कि नहीं? क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा, दोनों साथ साथ है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो कैन वी कंक्लूड बच्चों कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शंस का वर्क डन सिस्टम पे कितना होने वाला है? पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो? सिस्टम पे स्टैटिक वर्क फोर्स का वर्क डन जीरो होने वाला है। जीरो होगा। लिख लो बच्चों नोटबुक में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम मस्ट बी जीरो। इंडिविजुअल बॉडी पे नहीं कर रहा हूं, तो ध्यान देना स्टेटमेंट में। क्वेश्चंस बुकलेट में भी ऐसे होंगे, एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन बच्चों केस 2 ले लेते हैं। केस 2, there is a relative slipping. बच्चों इस केस में बताओ, अगर रिलेटिव स्लिपिंग है तो किसका एक्सेशन ज्यादा होगा? अगर रिलेटिव स्लिपिंग है तो किसका एक्सेशन ज्यादा होगा? चलो बच्चों, सब लोग बात कर रहे थे कि अगर रिलेटिव स्लिपिंग है बच्चों तो कैन वी से कि एक्सेशन ऑफ ए विल बी मोर देन एक्सेशन ऑफ बी इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज इस पे फ्रिक्शनल फोर्स मिला है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जाएगा, तो फ्रिक्शन ने बी पे पॉजिटिव वर्क करेगा बच्चों। वर्क डन ऑन ब्लॉक बी जो होगा वो कुछ पॉजिटिव होगा, और वर्क डन ऑन ब्लॉक ए फ्रिक्शन फोर्स का जो होगा वो निगेटिव होगा, है ना, जैसा पहले हुआ था। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? जो निगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बिकॉज इसका एक्सेशन ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो टोटल वर्क डन क्या होने वाला है? टोटल वर्क डन निगेटिव होने वाला है बच्चों। सो कैन वी टेल नाउ, कैन यू कंक्लूड कि सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पे क्या होगा? हर्षिता, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पे क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव? सर नेगेटिव। निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कोई कहे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी एक ब्लॉक पे क्या निगेटिव भी होगा? क्या वर्क डन बाय काइनेटिक ऑन ए ब्लॉक? मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, और मे बी जीरो भी। जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है। यस सर। कैसे जीरो होगा? मान लो एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, और ये मूव कर रहा है और ये स्लिप ही नहीं कर रहा, ये स्लिप नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है बट ये पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक में, तो जीरो भी हो सकता है। चलो बच्चों, मैंने बहुत सारी चीज बता दी है। एक्सटर्नल मतलब ऐसे सवाल बच्चे डाउट पूछते हैं, तो ये एनालिसिस बताया बच्चों। समझो, सोचो थोड़ा सा, मैं तुम्हें सोचने के लिए बात ये करता हूँ। यू हैव टू थिंक। तुम लोग क्या करते हो आराम से यार, mg kx इज इक्वल टू mg कैसे हो गया, वही गड़बड़ करते हो, पीछे की चीजों में ही परेशान रहते हो। फिजिक्स इज नॉट अबाउट कि हाँ सब रट्टा मार लिया, ये कर लिया। डेवलप एबिलिटी ऑफ टू थिंक। केसेस देता हूं, तुम उस पे घर पे भी जाकर केस को देखो, सर ने यहाँ पे क्या क्या बोला था। सारी चीजें तो याद रहेगी नहीं, बट यू विल हैव सम फील, हाँ सर ने ऐसा कुछ कहा था। नाउ यू थिंक ऑन दैट। चलो बच्चों, हम लोग सिस्टम की बात कर रहे थे। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग जब लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम,
तो अभी हमने क्या कर दिया बच्चों, और इस सिस्टम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाई all external forces plus work done by all internal forces. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो है ही बच्चों, इंटरनल फोर्सेज में कभी सॉरी कुछ फोर्सेज कंजर्वेटिव हो सकता है और कुछ नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, तो उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल। क्लियर? सर बोर्ड बहुत ब्लर हो गया। यस सर। बोर्ड ब्लर हो गया है, एक सेकंड यार, हो सकता है बिकॉज नेट कहीं और से कनेक्टेड है। बच्चों हो जाएगा ठीक। अभी क्लियर हो गया सर। चलो। लेकिन अभी गड़बड़ दिखा रहा है मेरा। यस सर, वापस ब्लर हो गया। ब्लर हो गया सर। सो बच्चों यहाँ पे आते हैं, एक्सटर्नल प्लस से बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को हम कुछ और भी डिफाइन किए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। कैसे डिफाइन किया? डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है बच्चों, उसके वर्क डन को ना हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देखना प्रीफर करेंगे। तो इसको लिख दो माइनस डेल्टा यू। अब इसमें दो तीन फोर्सेज होंगे तो हर फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। इस डेल्टा यू को इधर ले आते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा के का मतलब होता है बच्चों के एफ माइनस के आई। डेल्टा यू का मतलब हुआ यू एफ माइनस यू आई। इसको एकदम अच्छे से समझ लेना है, ये कुछ बड़ा सा चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। सर वो आप लास्ट लाइन कहीं और लिख सकते हो क्या, वो दिख नहीं रहा। अभी दिखा? नो सर। लिख लेता हूँ कुछ, इतना दिख रहा है, ये मैं दिख रहा है जिसको यस सर। तो ये तो याद कर ही लेना, ये लिखा एक तरीका, इसी को अलग अलग तरीके से भी लिख लेते हैं। डेल्टा के को लिख दिया के एफ माइनस के आई। यार मुझे तो दिख रहा है बोर्ड, के एफ माइनस के आई, यू एफ माइनस यू आई, और ये तो वही रहने दी। फाइनल वाले को एक साथ लिख लेते हैं,
नाउ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को एक नया नाम देते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी, वी डिनोटेड बाय ई। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को मिला के बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे दूसरा और भी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको लिख लेंगे बच्चों EF फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। इसको बोलेंगे बच्चों चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। बच्चों ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चों, इफ work done by external force is 0, one of the most important formula डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट। सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अगर, तो वो वर्क 0 कर रहा है या लग ही नहीं रहा, एनी हाउ ये 0 है। और कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर लग रहा है तो वो 0 वर्क कर रहा है, या सिस्टम पे लग ही नहीं रहा हो, एनी हाउ ये है। अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे बच्चों, देन EF is equal to EI, is it clear? यस सर। अगर ऐसा है तो डेल्टा E जो है 0 होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 होगा, या उसी को कहेंगे EF फाइनल मैकेनिकल एनर्जी is equal to initial mechanical energy, and this is called principle of conservation of, क्या बोलेंगे, principle of conservation of एनर्जी, mechanical energy, नहीं एनर्जी सिर्फ नहीं, principle of conservation of mechanical energy। बच्चों एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पूरा यूनिवर्स का मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी कंजर्व है, देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट इस चैप्टर में मैकेनिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। लेकिन ये हमेशा होगा क्या, क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा? ओके सर, नो सर। नो सर। जब ये और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, when these two conditions are satisfied, then only mechanical energy will remain conserved. So we have to check whether mechanical energy is conserved or not. अगर ऐसा है, ये satisfied है तो कहेंगे ये, और नहीं satisfied है, still we don't have problem. EF minus EI क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम को ही बच्चों, इसी को थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। कंसेप्ट तो वही है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और उसमें स्पेशल केस डिस्कस कर लिया। ये क्या है, स्पेशल केस। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ स्पेशल केस। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है अभिषेक ने कि सर क्या ये कंसेप्ट, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं क्या? सो वी विल डिस्कस, ये सारे पॉइंट्स हमारे लेक्चर्स में डिस्कस रहेंगे सिस्टम 1 by 1 करके। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए बॉडी, फिर डिस्कस किया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए सिस्टम, जहां पे हमने कहा इंटरनल फोर्स के वर्क को काउंट करना पड़ेगा। कैन यू गेस कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें,
और वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे, तो यहाँ पे बोल देता हूँ, एक बार लिखा भी दूंगा आगे। कौशल ने बहुत सही जवाब दिया, यस कौशल, सूडो फोर्स के वर्क डन को भी काउंट करना पड़ेगा। हालांकि जब आएगा तो मैं फिर से लिखाऊंगा उसको। अभिषेक क्लियर, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर। इफ वी वर्क, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड फ्रेम नहीं, कोई फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उस फ्रेम में इनर्शियल ही है, क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिख पाएंगे? क्योंकि अगर अलग फ्रेम में गए तो बच्चों वर्क डन बाय फोर्स अलग हो जाएगा, बिकॉज फोर्स तो वही रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, वेलोसिटी अलग है, चेंज काइनेटिक एनर्जी अलग होगा। तो वो भी डिस्कस करूंगा। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी वैलिड इन द फ्रेम व्हिच आर मूविंग विद सम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ऐसा नहीं कि वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ग्राउंड फ्रेम में होगा, वो डिस्कस करेंगे बच्चों। डेल्टा के इज इक्वल टू जब लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो अगर हम अलग फ्रेम में जाएंगे तो उसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में चेंज अलग होगा। वर्क डन बाय फोर्स भी अलग हो जाएगा उस फ्रेम में। मैंने शायद एक आध सवाल भी करवाया था क्या शुरू में? सपोज एक लिफ्ट में एक आदमी है, मैं ऐसे लिफ्ट में खड़ा हूं और ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं। मेरे बगल में लिफ्ट में जो खड़ा आदमी वो क्या देखेगा, मैं जीरो वर्क कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ इस पे? तो मेरा बगल वाला जो दोस्त लिफ्ट में है वो कहेगा जीरो वर्क कर रहे हो। लेकिन जो ग्राउंड में है बैठा हुआ, वो क्या देखेगा, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं क्या जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है। तो बाहर वाला आदमी क्या देखेगा बच्चों, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो शायद मैंने ऐसे सवाल किए थे कि ग्राउंड फ्रेम में वर्क डन कुछ होगा, उस फ्रेम में वर्क डन कुछ और होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बट दिस रिलेशन विल रिमेन वैलिड in the frame which is moving with some velocity with respect to inertial frame. तो आई होप कि मैंने जवाब दे दिया तुम्हारा अभिषेक भाई। यस सर, क्लियर है। तो ये पूरा लिख लेना है, आई होप लिख लियोगे तुम लोगों ने। अभी क्या देखा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। ये मेन, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, डेल्टा ई तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मैं ऐसे लिखूं, या बच्चों मैं ये फिजिकल टू ई आई लिखूं, या इसी को ऐसे लिख दूं बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, कभी ऐसे लिख दूंगा, बात बराबर ही है। या डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये सब एक ही चीज है ना, परेशान मत होना। जैसे आपने सिखाया ये लिख दिया, ये देखो समझने के लिए मैं इसको कैसे बोलूंगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर डेल्टा के पॉजिटिव है बच्चों, तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, इजंट इट? यस। अगर सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा हो, अपोजिट हो। बिकॉज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो रहेगा बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, या ई कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये भी बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा। एक के कॉस्ट पे दूसरा कंपनसेट करेगा।
सो मैंने थ्योरी बताया, लेकिन थ्योरी बताने के बाद समझ में तो 2, 4, 5, 10% आएगा. व्हेन यू विल अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस देन यू विल अंडरस्टैंड. मैं आगे बढ़ू, इसको मिटा दो सबको. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है. छोटा सा सवाल लेता हूं मैं. बच्चों म्यू इक्वल टू 0 है और एक ब्लॉक है 2 kg का. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ये स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो लेट्स 2000 न्यूटन पर मीटर है. बच्चों ये ब्लॉक जाना स्प्रिंग के पास पहुंचेगा, म्यू तो 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पहुंचेगा. व्हेन इट विल रीच एट द स्प्रिंग, ये जैसे ही आगे जाएगा बच्चों स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. A spring will apply force in this direction. Then what will happen? ब्लॉक का वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होगा. लेकिन जब तक वेलोसिटी है तब तक आगे जाएगा और आगे जाएगा. इसको और गुस्सा आएगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा, उसका वेलोसिटी और तेजी से डिक्रीज होगा और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी 0. 0 हो जाए. तो क्या कर सकते हैं कि इस समय स्प्रिंग जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा. यस सर. क्योंकि जब वेलोसिटी 0 हो गया तो और ब्लॉक आगे जाएगा नहीं. अब ये एक बार बोल दिया बच्चों तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, हालांकि बिना बताए भी समझ में आना चाहिए. सो बच्चों दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन. बच्चों मुझे निकालना है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द बच्चों बात समझ में आई कि मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है तो कंडीशन क्या होगा, ब्लॉक का वेलोसिटी 0. बच्चों कहोगे सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा, तो क्या करते हैं हम इसको सिस्टम ले लेते हैं. सिस्टम ले लिया और देखते हैं सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स है. क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है क्या, मतलब इस चैप्टर में तो फ्रिक्शन ही रहेगा. फ्रिक्शन है क्या, नहीं है. नहीं है. नो सर. एक्सटर्नल फोर्सेज है, यस है, एक्सटर्नल फोर्सेज है, एन है. ये दीवार नॉर्मल लगाना होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो. लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा है. ये सब बहुत सारे टीचर बताते भी नहीं है. ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो ये वर्क डन नहीं होगा एक्सटर्नल फोर्स का. सो कैन वी से कि इन दिस क्वेश्चंस मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा. यस सर. सो मैं लिखता हूं बच्चों फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. लेकिन हम किस 2 पॉइंट के बीच में लगाएं, तो हम लगाएंगे ये इनिशियल पोजीशन और जब मैक्सिमम कंप्रेशन है उसको फाइनल पोजीशन लेते हैं, है ना.
चलो, तो इनिशियल पोजीशन पे EI और फाइनल पोजीशंस में EF। EI में बच्चों क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। फाइनल में भी काइनेटिक होगा प्लस पोटेंशियल होगा। बच्चों यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे बिकॉज लेवल तो सेम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई चेंज होगा नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है ब्लॉक का, 100 न्यूटन, 100 जूल्स। स्प्रिंग इनिशियली कैसा है बच्चों, नेचुरल लेंथ में फ्री है, 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। और सपोज स्प्रिंग में कंप्रेशन जो हुआ है वो x हुआ है, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ k x²। क्लियर बच्चों, 100 इज इक्वल टू 1/2 2000 न्यूटन पर मीटर इंटू x²। x² कितना आ गया बच्चों, 10। तो x क्या आ जाएगा, √10 सेंटीमीटर। ये 10 मीटर तो ये 10 सेंटीमीटर लिखा चलेगा, ये यस सर। √10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कुछ गड़बड़ किया क्या बच्चों, ये 2 गया 100/1000 तो 1/10 यस सर, करेक्ट। मीटर, तो x इक्वल टू √10 सेंटीमीटर। सही किया कि नहीं बच्चों, देखना इसी सवाल को मैं कहूं कि सपोज म्यू इज नॉट 0, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करो, म्यू इज नॉट 0 और ये जो डिस्टेंस है ये सपोज 48 सेंटीमीटर। इफ दूसरा सवाल ले रहे हैं बच्चों, यही बाकी डेटा यही है, सिर्फ क्या कर दिया, म्यू इज नॉट 0 एंड एवरीथिंग इज सेम। सर, हम्म, फ्रिक्शन से स्प्रिंग तक पहुंचने तक ही लग रहा है क्या? नहीं नहीं, आगे भी फ्रिक्शन थ्रू। ओके सर। if maximum compression in spring is maximum compression in spring is 2 centimeter, then find mu। देखते हैं बच्चों ये कौन सॉल्व कर पाता है। अब बच्चों बताओ, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो अगर नहीं सर, नो सर। बिकॉज फ्रिक्शन आ गया।
तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नहीं है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जो कि फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, जीरो वर्क कर रहा है। डेल्टा के बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां और यहां के बीच में लगाया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m into v square plus change in potential energy final half 2000 k 2 सेंटीमीटर बच्चों 2 by 100 मीटर हाफ के एक्स स्क्वायर, सही निकाल क्या, this is equal to work done by friction force वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखूं, अगर कांस्टेंट फ्रिक्शन म्यू है तो म्यू इनटू एन, एन हो जाएगा बच्चों 2g, ये हो गया फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 48 प्लस 2 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, और वर्क डन कैसा होगा बच्चों, निगेटिव, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लो, ये हो गया बच्चों 100 माइनस 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.4 क्या, जीरो पॉइंट फोर दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 10, और ये माइनस साइन बिकॉज वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा 99.6 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू 10, सो म्यू बहुत बड़ा नंबर आ गया बच्चों, कितना आ गया 9.96, ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं है, आइडिया यही है। मिटा दो इसको, यस सर। बच्चों ये स्मूथ रॉड है, और सोचो कि एक स्प्रिंग होता तो ऐसा होता, दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग,
A spring of natural length L a spring of natural length L is stretched to a position shown in figure. The horizontal rod is a smooth and ring inserted. देखो ये रॉड में रिंग इंसर्टेड है, रिंग इंसर्टेड as mass देखना बच्चों, ये रिंग को अगर अभी हमने छोड़ दिया, इफ रिंग इज रिलीज्ड, सिस्टम को छोड़ दिया, ये फिक्स्ड है, क्या होगा बच्चों, ये रिंग इधर आएगा। तो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ का भी रिविजन कर लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मास M है, लेंथ बच्चों ये वाला जो लेंथ है ये L है। न्यूटन्स लॉ का रिविजन, फाइंड इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द रिंग। बच्चों न्यूटन्स लॉ, आज का लास्ट सवाल। क्यों बता सकता है क्यों एक्सलेट करेगा? व्हाट आर द फोर्सेज? बच्चों ये लगेगा K इंटू एक्स। बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ, लेकिन x कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड x? कैन एनीवन हेल्प मी? सर L cos 53 डिग्री। L cos 53। बच्चों ये लेंथ है सपोज कैपिटल L, और अभी मैं ये लेंथ ले लेता हूं, ये लेंथ सपोज स्मॉल है, तो L cos 53 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल L। एम आई राइट? सो x जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा बच्चों? L माइनस कैपिटल M, कैपिटल L। इज इट करेक्ट? यस समझ में आ रहा है ना? नेचुरल लेंथ ये, अब है लेंथ ये, तो इलोंगेशन क्या होगा? दिस माइनस दिस। L कितना है बच्चों? L अपॉन cos 53 4/5। बच्चों क्या मैंने सही कैलकुलेट किया क्या? सॉरी, यस सर। cos 53 3/5 होता है ना, 3/5। बताओ सही किया क्या? यस सर। सो कौन हेल्प करेगा मुझे बताने में? पवन भटकर,
या इसका एक्सेलेरेशन कैसे निकाले, कौन सा फोर्स इसको एक्सेलरेट करा रहा है, kx या kx का कंपोनेंट, अगर kx का कंपोनेंट तो कौन सा कंपोनेंट, ओजस नहीं है क्या, ओजस, ओजस कनेक्टेड हो, मल्हार ने कहा कि kx का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, kx का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बहुत बढ़िया। तो ये 53, तो ये 53, kx sin 53 कहो या kx cos 37 कहो, kx sin 53 दैट इज इक्वल टू m into a। बच्चों ये हो गया न्यूटन्स लॉ का सवाल। तो मैंने एक्सेशन पूछा तो कहोगे सर k x हो जाएगा बच्चों कितना, 12/3 into sin 53 which is 4/5 और डिवाइड बाय m। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 kl upon 15m। दिस इज द एक्सेलेरेशन। सही किया क्या, बच्चों हमें तो निकालना ये है कि जिस समय ये यहां पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, जिस समय यहां पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी क्या होगा बच्चों। चलो चलो बच्चों मिटा दो इसको। देखना बच्चों कब न्यूटन्स लॉ लगाना, कब वर्क पावर एनर्जी लगाना वो समझना। इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा, न्यूटन्स लॉ लगाया, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिचुएशंस कुछ दिया, यहाँ का वेलोसिटी 0 और यहाँ का वेलोसिटी पूछा, बीच में कैसे आना है, बीच में एक्सेलेरेशन क्या है, डजंट मैटर। सो न्यूटन्स लॉ से सॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम वर्क एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है क्या, देन यू विल से दैट कि सर नहीं है, स्मूथ दिया हुआ है। क्या एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क कर रहा है, क्या इसका नॉर्मल इस पे वर्क कर रहा है, कहोगे नहीं कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना। तो यहाँ पे V क्या है वो निकालना बच्चों, क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल। क्या लिख लो बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। चलेगा, यस सर। डेल्टा के फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी v है बच्चों, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², इनिशियली है 0, डेल्टा यू बच्चों ये नेचुरल लेंथ में आ गया, फाइनली ये नेचुरल लेंथ था उसका L, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का 0 माइनस इनिशियली कितना था, हाफ k इंटू x0², जो इनिशियली हमने x0 निकाला है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ m v² इक्वल टू हाफ k x0², है ना, हाफ हाफ गया, v इक्वल टू k/m का रूट
इंटू एक्स नॉट के बाई एम। एक्स नॉट अभी निकाला था, कितना आया था 12/3 कर लिया। बच्चा इज इट क्लियर? Yes.